गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ये इस चैप्टर का हमारा 4th पार्ट है। तो शुरू करके हम अपनी वीडियो आज की वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल भी इस टॉपिक में से डाइवर्सिफिकेशन के टॉपिक में से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से देखना, ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, देख के। सबसे पहले देखो, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर ये होता क्या है। इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग अपनी जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी क्रॉप्स हार्वेस्ट करके, ठीक है, अब जब वो क्रॉप्स उगाते हैं तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, एक ही तरीके की क्रॉप को उगाते हैं। कभी कभी वो क्या करते हैं कि उसी जगह पे क्रॉप उगाते हैं। फिर कभी कभी कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, बस क्रॉप ही उगाते हैं, उनके पास उसके अलावा और कोई लाइवलीहुड नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है फार्मर्स का मेन जो क्राइटेरिया रहता है उनका। लेकिन इससे हटके जब फार्मर्स कुछ और करते हैं ना, उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब जो डाइवर्सिफिकेशन होती है टू टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सेकंड होती है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, इन दोनों को ब्रीफ में पढ़ेंगे। पहले ऊपर ऊपर देखो इनके होता क्या है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग एक क्रॉप उगा रहे हैं, पहले फार्मर्स क्या करते थे, जैसे एक कोई हमारे पास ज़मीन है, फार्मर्स के पास एक लैंड है, ठीक है, उस पर एक ही टाइप की क्रॉप उगाते रहते थे। बाई चांस अगर वो मौसम के लिए वो क्रॉप नहीं है, फिर वो क्रॉप किसी भी वजह से ख़राब हो गई, तो फिर तो वो ख़राब हो गई और वो जो पूरी ज़मीन है वो एक बार किसी क्रॉप को उगाने के काम आ जाती है, फिर उस पर और कोई तरीके की उग नहीं पाती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे साथ कि अब फार्मर्स ने क्या करना शुरू कर दिया कि उस ज़मीन पे इतने हिस्से में कुछ और, इतने हिस्से में कुछ और, इतने हिस्से में कुछ और तरीके की। ठीक है, जिससे कि क्या हो गया कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है ना लैंड अगर बाई चांस ये ख़राब हो गई तो ये तो सही होगी, ये तो सही होगी, कोई ना कोई तो सही होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, ये इसको हम ब्रीफ में आगे देखेंगे। सेकेंड देखो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, यानी कि फार्मर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर क्रॉप्स उगाने का काम करते हैं। ठीक है, उनको उगाते हैं, सब कुछ करके उसके बाद मार्केट में बेच के आते हैं। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इस काम के अलावा जो काम करते हैं ना फार्मर्स, उनको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इन दोनों को हम ब्रीफ में देखते हैं अपना आगे क्या होता है। देखो, हमारे पास पहला पॉइंट है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसको हम देखेंगे, इट इम्प्लाइज प्रोडक्शन ऑफ अ डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज क्रॉप्स। वही जो मैंने आपको बताया कि एक क्रॉप नहीं, कई तरीके की क्रॉप्स हम लोग उगा सकते हैं और फार्मर्स ने अब यही करना शुरू कर दिया। सेकंड, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। वही यानी कि एक लैंड पे एक तरीके की क्रॉप ना उगा के हम और क्रॉप्स उगा के, जैसे पहले क्या होता था एक ही लैंड होती थी, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक लैंड है, फिर थोड़ी सी ऊपर, फिर थोड़ी सी ऊपर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर में, कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग करके हमने एक चीज़ पढ़ी थी और एक कमर्शियल फार्मिंग पढ़ी थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने क्या डेफिनेशन देखी थी उसकी, कि ऐसी फार्मिंग जो फार्मर्स अपनी जो फार्मिंग करके के उसको अपने ही खाने पीने में ले लेके के, उसको हम कहते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, और कमर्शियल फार्मिंग जो फार्मिंग करने के बाद मार्केट में बेच के आके के उससे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट लेके के, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो अब क्या हो गया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ, इट मिनिमाइजेस मार्केट रिस्क ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड रिस्क अकरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ मॉनसून। यानी वही है कि इस क्रॉप के बाई चांस मार्केट में प्राइस कम हो गए, ठीक है, ए क्रॉप है, बी क्रॉप है, इसके मार्केट में प्राइस कम हो गए, अगर फार्मर बस यही उगाएगा कि उस पर और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उसको कम प्राइस में अपना सामान क्रॉप बेच के आनी पड़ेगी। लेकिन अगर बी भी है तो वो उससे भी अपना काम अच्छा कर सकता है, या फिर किसी मानसून की वजह से ये क्रॉप खराब हो गई तो इसको वो बेच के काम कर सकता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि एक लैंड पे ज़रूरी नहीं आप एक ही क्रॉप उगाओ, उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पॉइंट था, डाइवर्सिफिकेशन का पहला पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम सेकंड देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। देखो, इट रिफर्स टू फाइंडिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन क्रॉप फार्मिंग टू रेज इनकम एंड गो स्टेबलाइज इट एंड टू स्टेबलाइज टू है ये एंड टू स्टेबलाइज इट। यानी कि इसमें क्या, मैंने आपको बताया कि फार्मिंग से हट के और भी ऐसा काम करना जिससे आपकी इनकम आए और आपकी जो लाइवलीहुड है वो अच्छी हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना हमारे पास 4-5 पॉइंट है जो कि एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आए थे। पिछले साल मैंने आपको बताया 6 मार्क्स के आए थे। ठीक है, इनको आपको एक्सप्लेन करना था कि
फार्मिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है जो फार्मर्स कर सकते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, यानी कि वही जो सॉरी फार्मिंग के अलावा क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। पहला देखो एनिमल हस्बेंड्री, या फिर इसको हम ये भी कहते हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का आपने देखा होगा कि जैसे जो शीप होती है, ठीक है, और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे हम लोग उनसे वूल बनाते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे और चीज़ें बनाई जाती है, जैसे काउ मिल्क कहते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब जो एनिमल्स होते हैं ये सब हमारे फार्मर्स वगैरह के या फिर जो भी लोग इनको पालते हैं उनके काम आते हैं, उनकी लाइवलीहुड अच्छी करने के लिए। देखो एनिमल्स हस्बेंड्री is the branch of agriculture which is concerned with animals that are waste for meat, fiber, milk, eggs और अदर प्रोडक्ट्स। ये सब आपको मीट, फाइबर, मिल्क, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करके जो कि जो लोगों के मार्केट में जाके बेच के आके उससे उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, एक इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन विदाउट डिसरप्टिंग अदर फार्म एक्टिविटीज़, यानी कि इनसे जो क्रॉप प्रोडक्शन करके है ना उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये अलग है वो अलग काम है, ये लोग अलग से करके है ताकि खाली एक क्रॉप प्रोडक्शन पे ही वो लोग ना रहें निर्भर। ठीक है, वो और कुछ भी करके है इसमें, इसलिए पहला हो गया हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। सेकंड देखो और क्या क्या कर सकते हैं, फिशरीज का मतलब होता है जैसे जो फिशेस वगैरह होती है उनको कैच करने से लेके, यानी कि उनको पकड़ने से लेके उनको मार्केटिंग करने तक का जो प्रोसेस होता है, यानी कि उनको मार्केट में बेच के आने तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं फिशरीज। देखो कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिश और अदर सी फूड इस टर्म्ड एज फिशरीज, यानी कि वही जो जैसे मछुआरे वगैरह होते हैं वो लोग करके। ठीक है, ये भी एक काम है जो कि इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और इंडिया में जो बैकवर्ड एरियाज़ है ना वहाँ पे इसके ज़रिए काफ़ी इनकम्स हो रही है। देखो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पर्टिकुलरली इन कोस्टल एरियाज, यानी कि ये इंडिया हमारे पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे ऐसी कंट्री है। ठीक है, जो फ़िश का प्रोडक्शन करती है थर्ड नंबर पे आती है, यानी आप देख सकते हो कि फिशरीज से कितनी ज़्यादा इनकम हो रही है हमारे पास इंडियंस की। नेक्स्ट देखो हॉर्टिकल्चर क्या होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि जो गार्डन वगैरह का, यानी जो फ्लावर्स वगैरह का, सब्जियों का क्रॉप से हटके, यानी कि उन क्रॉप से हटके जो फ्लावर्स वगैरह का, मसाले वगैरह का, स्पाइसेस वगैरह का जो भी वो होता है कल्टीवेशन और मैनेजमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इज इमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सस्टेनेबल लिविंग इन रूरल एरियाज, यानी कि वही है, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है हॉर्टिकल्चर, यानी कि स्पाइसेस और फ्लावर्स वगैरह का हमारे पास कल्टीवेशन करके भी लोग पैसे कमाते हैं अदर देन क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब उससे हट के है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आईटी होती है, आईटी कंपनीज अगर आपने सुना होगा, आईटी कंपनीज अगर होती है, ठीक है, उससे भी काफ़ी मेरे पास आज के उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। देखो कैसे, जैसे किसी पे कहीं पे कोई एक विलेज है, ठीक है, वहाँ पे आपको जो आईटी कंपनीज़ है वो लोग क्या करते हैं, उन लोग पे इतने वो होते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वो लोग पहले से पता लगा सकते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होगा। ठीक है, अगर उन्हें लग रहा है कि वहाँ का वेदर अच्छा नहीं है, वहाँ पे कोई सुनामी आने वाली है, कुछ भी होने वाला है, ठीक है, तो वो लोग क्या करके पहले से प्रिवेंशंस लेने लगते हैं उन लोगों को इन्फॉर्म करके, जिसकी वो लोग पहले से प्रिवेंशन ले। ठीक है, और प्रिवेंशन लेने के साथ साथ वहाँ पे उन लोगों की हेल्प के लिए जो भी सामान है उन सामान को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। देखो it has revolutionized many sectors in the Indian economy. Government can predict areas of food insecurity and vulnerability using appropriate information and software tools so that action can be taken to prevent or reduce livelihood of an emergency. ठीक है, तो ये हमारे पास ये लाइक्लीहुड है सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास का आईटी का ये 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हम क्रॉप प्रोडक्शन से हट के हम और क्या क्या काम कर सकते हैं जो बैकवर्ड एरिया में हो गया है।
ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका एक पूरा अलग से चैप्टर भी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद में। ठीक है, अभी हम इसमें बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे कि ये होता क्या है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोगों को वैसे पता होगा, हम फिर से देखते हैं। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नेचुरली, यानी कि जो लोग क्या करते हैं, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, कोई भी होते हैं, वो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करते हैं फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो होती है कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करके नेचुरल प्रोसेस से जो फार्मिंग की जाती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, दिस स्ट्रेसेस ऑन द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स, manure and compost rather than chemical fertilizers, insecticides and pesticides, यानी कि इन सब का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जो नेचुरल वे में जो हम फार्मिंग करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। द मेन आइडिया बिहाइंड इट इज़ जीरो इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं वो क्या करके वो क्रॉप वगैरह को नुकसान करके वो जल्दी तो उग जाती है उससे क्रॉप, लेकिन बाद में उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं और काफ़ी जो क्रॉप वगैरह की ख़राब भी हो जाती है। देखो, 1992 टू 2003 इज़ अ पीरियड ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन का पीरियड था। उस पीरियड में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। ठीक है, ये हमारे पास का ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगा। अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा। इसकी हम छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, it refers to the use of resources in such a way that enough or as much as possible is left for the future generation, यानी कि जो अभी आप लोगों के पास जितने भी रिसोर्सेस है उनका कुछ इस तरीके से यूज़ करना कि आपके आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज काफ़ी हद तक बच जाए। जितना हो सकता है उतना बचे, जितना ज़्यादा आप लोग बचा सकते हो ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करना, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचाना। ठीक है, फिर हमारे पास छोटा सा एक डेफिनेशन है, इसका पूरा चैप्टर है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के हमारे पास बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहला देखो, डिस्कॉक्स का यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बार बार नहीं आ सकते हैं, जैसे ये जो बहुत जल्दी हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, उनको कम यूज़ करना, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचना। क्योंकि देखो, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो हम ये केमिकल्स वगैरह का, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचेगी। पहला बेनिफिट ये। सेकंड देखो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके से इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। थर्ड, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बची रहती है। फोर्थ, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। अब आप एक बात बताओ, जो केमिकल्स वगैरह का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में, तो वो केमिकल्स का आपके खाने में नहीं आएगा। ठीक है, आप वही क्रॉप का खाओगे, उसी से बने हुए सामान को खाते हो। ठीक है, तो वो आपके उसमें भी जाएगा खाने में। ठीक है, तो देखो, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, नेचुरल वे यूज़ करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं होगी और आपका जो खाना होगा वो हेल्दी और टेस्टी होगा। फिफ्थ देखो, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लगती है, कोई भी फर्टिलाइजर्स, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ती, ये सब चीज़ें महंगी आती है। ठीक है, तो इससे भी फार्मर्स हमारे बच जाते हैं। सिक्स देखो, इंटरनेशनल डिमांड, और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, इसकी काफ़ी इंटरनेशनल डिमांड भी है। इंडिया के अंदर से ज़्यादा इसमें जो बाहर की कंट्रीज़ है वो बहुत डिमांड करती है हमारे पास इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अब हम देखते हैं अपने इसके कुछ डीमेरिट्स। देखो, चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि डीमेरिट से मतलब है कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके आगे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, यानी किस वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में कम हो रही है। देखो, नीड पॉपुलराइजेशन, यानी कि जो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो भी इतनी पॉपुलर नहीं है, लोग इतना जानते नहीं है इसके बारे में। ठीक है, सेकंड देखो, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ना एक प्रॉपर मार्केट नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे ये सही से की जा सके। लेस आउटपुट, ऑर्गेनिक फार्मिंग से ना लेस होता है आउटपुट, यानी कि कम जो प्रोड्यूस होती है कम निकल के आती है और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लेती है। ठीक है, वही फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो तो वही चीज़ थोड़ा कम टाइम में जल्दी से हो जाती है। फोर्थ देखो, शॉर्टर सेल्फ लाइफ, यानी कि जो इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की करने के बाद जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसकी जो
लाइफ होके थोड़ी कम होती है और फर्टिलाइजर्स की थोड़ी लंबे टाइम तक चलती है। फिफ्थ, लिमिटेड चॉइसिंग प्रोडक्शन, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सब टाइप्स की क्रॉप्स में नहीं हो सकती है। कुछ लिमिटेड क्रॉप्स होती है उनमें ही ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर ख़त्म हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और जल्दी से अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अपनी उसके अकाउंट्स की हमारे पास अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जल्दी से उसको भी ख़त्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अकाउंट्स की सेकंड बुक है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम अकाउंट्स की थर्ड बुक शुरू करेंगे और फिर हम एनपीओ का चैप्टर भी ख़त्म करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत डिमांड आ रही है एनपीओ कराने की, वो भी करते हैं जल्दी से।